नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है घोटुल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेस में। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लैंग्वेज, और भी कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। बचपन से ही क्या हुआ है कि हम लोग दो चीजों में डरते रह गए। कौन कौन से में? पहला मैथ्स में। मैथ्स में हमेशा बचपन से डरे हैं कि यार गणित ना पूछ दे कोई। जो बेसिकली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो इजी है, उन लोग तो गणित को पढ़े रहते हैं, जाने रहते हैं। लेकिन आप सामान्य तौर पर किसी बच्चे से पूछोगे कि आप किसमें डरते हैं या किसमें से आपको लगता है कि ये पढ़ना ना पड़े, तो एक होता है मैथ्स और दूसरा इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमको डर लगता है और इसमें हम लोग पहले से ही अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों ही सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के सबसे इजी सब्जेक्ट हैं। इनको, ये दोनों सब्जेक्ट को बाकी सभी विषयों का सबसे आसान विषय कहा जाता है। आपको सूत्र लगाना है, पूरा गणित बन जाएगा। आपको छोटी सी पहाड़ा याद रखना है, आपको सारा भाग बन जाएगा। ऐसा होता है। ऐसे ही सेम है इंग्लिश। जैसा फॉर्मूला हमारा मैथ में लगता है, तो जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज नॉर्मली अपनी भाषा को नहीं बनाए। सबसे पुरानी भाषा अगर आप जानेंगे तो आपको मैं बता दूं, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। और संस्कृत भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। जब आप देखेंगे छंद में इतनी भाषाएं, छंद में इतने ही वर्ण होंगे, चौपाई में इतने ही वर्ण होंगे, रोला में इतने ही होंगे। तो जो संस्कृत भी है ना, उसको भी जो वहां पर के उस समय के जो विद्वान लोग थे, ऋषि मुनि लोग थे, भी वो भी सिस्टमेटिक बनाए थे। हलंत लगेगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही इंग्लिश बना है। ऐसा भाई, हिंदी के बाद इंग्लिश बना है बहुत साल बाद। संस्कृत से बहुत सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद, वो भी अंग्रेजी बोल के गए हैं जो अंग्रेज आए थे कार्बन डेटा से निकाल के। ठीक है, तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इससे इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमको पूरा इंग्लिश सीखना रहता है। लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश जानना है। हमको अंग्रेज की औलाद नहीं बननी है कि हमको अब क्या होता है ना, इंग्लिश में हम लोग पहले से ले आते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो पूरा इंग्लिश जान डालेंगे, पूरा इंग्लिश में बात कर डालेंगे। आप सिर्फ ग्रामर जान लीजिए, आप बात कर लेंगे। अगर आपको ग्रामर आ गया है ना, आप तोड़ तोड़ के आराम से बात कर लेंगे सामने वाले से, अगर वो अंग्रेज भी है। इसीलिए सिर्फ वेटेज किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा, अगर मैं पीएससी की बात करूं तो पीएससी में 50 से, अब पहले 75 था, अब तो शायद 50 हो गया है। सिर्फ 50 नंबर का आता है पीएससी की बात करें। एसआई की बात करें तो 75 नंबर का आता है। अभी वार्ड बॉय निकला है जो स्वास्थ्य विभाग से, उसमें निकला है। तो वार्ड बॉय की अगर बात की जाए, वार्ड बॉय एंड गर्ल, ये 20 नंबर का है। बाकी व्यापम के एग्जाम में ये 10 से 15 नंबर का रहता है, कुछ कुछ में 15 नंबर का है, जैसे शिक्षक भर्तियों में। ठीक है, इसका वेटेज ही इतना इसीलिए कम रखे हैं, मतलब हिंदी की इक्विवेलेंट लिखे हैं या हिंदी से थोड़ा कम रखे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मल बनना चाहिए। आपको सिर्फ नॉर्मल आना चाहिए कि हाँ भाई कोई इंग्लिश बोल रहा है, लिख रहा है, तो आप पढ़ लो, उसका मतलब जान जाओ। अपने को अंग्रेज की औलाद नहीं बननी है कि पूरा एकदम डीप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो फिर अपन क्या बनेंगे? लिटरेचर बनेंगे, पूरा इंग्लिश में प्रोफेसर बनेंगे। तो अपने को प्रोफेसरशिप नहीं करना है। अपने को क्या करना है? सिर्फ एग्जाम निकल जाए, और इतने में एग्जाम निकल जाएगा। जितना अपन डिस्कस करेंगे, जितना अपन पढ़ेंगे, बस 2 महीना कंटिन्यू रहोगे तो मैं इतना वादा कर रहा हूं कि 2 महीने में तुमसे हर एक ग्रामर बनने लगेगा। तुम कहीं भी देख के वो सवाल बना लोगे। और दूसरी चीज की, अगर न्यूज़पेपर तुम पढ़ने लग गए, सिर्फ आधा घंटा दिए तुम अपना न्यूज़पेपर, होता है इंग्लिश का न्यूज़पेपर, एक ठो न्यूज़पेपर ले आना और एक आर्टिकल आधा घंटा पढ़ते रहना, और बोल बोल के पढ़ना, मतलब मन मन में मत पढ़ना, घर पे रह करके ना उसको पढ़ना। हाँ, टुडे इज मोदी स्पीच ऑन, फिर ऐसा करके पूरा बोल बोल के पढ़ना। अगर प्रॉपर 2 महीना कर लिए तो ये मेरा वादा है कि तुम इंग्लिश को बोलने भी लगोगे, लिखने भी लगोगे और जानने भी लगोगे। ठीक है, अगर अपन बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, किसकी?
लैंग्वेज की हिंदी में इसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में अंग्रेजी भाषा कही जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेजों की भाषा है। किसकी भाषा है? भाषा क्या होता है? पहला सवाल अब पीएससी में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा बनता है। अब वो समय गया कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स, देखो कुछ चीजें अपने को रटनी रहती है, एंटोनिम सिनोनिम अपने को रटना पड़ेगा। जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। भाई सूर्य का पर्यायवाची, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, ये सब क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। उसी का विरुद्धार्थी शब्द आएगा, जैसे मान लो दिन का रात, ठीक है। वैसे दिन का अपोजिट वर्ड कई लोग बोलते हैं दोपहर भी होता है। भाई वो तो हमने बना दिया कि दिन का रात है, उसको दिन का दोपहर भी बोल सकते हैं। ऐसे व्हाइट का अपोजिट वर्ड ब्लैक, भाई पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है कि नहीं? ये तो हम लोग ना बनाए हैं। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो कुछ चीजें आपको रखनी। अब जैसे मान लो आपको फ्रेज रखना पड़ेगा। फ्रेज का मतलब जैसे चार रास्तों का समूह, चौराहा। तो कुछ चीजें इंग्लिश में रखनी है, कुछ चीजें ग्रामर समझनी है। ग्रामर अपने को समझना है, कुछ चीजें रटना है। 10-10 वर्ड आपको क्या करना रहेगा? 10 वर्ड एंटोनिम्स रट लेना है, कल 10 वर्ड सिनोनिम्स रट लेना है, ठीक है। कल वो 10 वर्ड ऐसा वाला वाक्य वाला जो है उसको रट लेना है। आ रहा है समझ में? तो अपन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। अब सवाल कैसा हाई लेवल पूछ सकता है, एकदम सबसे हाई लेवल पूछेगा भी तो कैसे पूछ सकता है, वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि देखो लैंग्वेज कहां से शुरू हुआ, लैंग्वेज है क्या। तो ये जो अपन भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बोलूंगे, इंग्लिश में भी बोलूंगे, ठीक है। तुम लोग को नहीं आएगा समझ में तो बताना। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? तो संप्रेषण का माध्यम ही क्या है? भाषा है। संप्रेषण का माध्यम, इंग्लिश में इसको कहते हैं द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का माध्यम ही भाषा है। अब ये संप्रेषण क्या है? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, भाषा का मतलब हो गया संप्रेषण का माध्यम, लेकिन संप्रेषण किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन क्या है? क्या बात करना ही केवल कम्युनिकेशन है, या चैटिंग करना ही केवल कम्युनिकेशन है? नहीं, आइए समझते हैं इसको कि कम्युनिकेशन है क्या, यह संप्रेषण है क्या। पहले हिंदी में देख लेते हैं। सूचनाओं, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान और विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान। इंग्लिश में लिखूं? सूचना, इंफॉर्मेशन, शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ, शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से कर रहे हैं। आ रहा समझ में? शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड आइडियाज। जब आप सूचनाओं का मतलब इंफॉर्मेशन का, या फिर फीलिंग्स का, या फिर इमोशंस का, और क्या है, आइडियाज का क्या करते हो? आदान प्रदान करते हो, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। तो क्या कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से हो सकता है? ठीक, आइए देखते हैं। इमोजी से भी हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो कितने तरीके से हो सकता है। संप्रेषण के तरीके, वे ऑफ। अभी सब आ रहा है भाषा में, कहां से आया ये चीज, अभी तक समझ में आ रहा है ना?
कि संप्रेषण का माध्यम ही क्या है? भाषा है। माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इमोशंस, इंफॉर्मेशंस एंड आइडियाज। ठीक, अब इसका तरीका क्या होगा? वे ऑफ कम्युनिकेशन। बिंदु लगा दूंगा तो चल जाएगा कि पूरा लिखो? ठीक, पहला आप बोल के करते हैं, ओरल। भाई मैं भी तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुमसे पूछूंगा फिर तुम मुझे बोल रहे हो। आप घर में भी क्या करते हो? आप अपने आइडिया को, इंफॉर्मेशन को या फिर अपने फीलिंग्स को बोलते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, या मैं तुम्हें हेट करता हूं, मम्मी खाना ला दो यार भूख लगा है। आप बोलते हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। तो पहला बोलकर, बोलकर ओरल। दूसरा लिखकर, रिटन। सही जा रहा है भाई? लिख करके भी देते हैं, लिख के देते हैं ना, जैसे मैसेज में अपन क्या करते हैं, लिख के देते हैं, भाई जल्दी आ, भाई जल्दी। अब तो शॉर्टकट चलने लग गया है, भाई जल्दी जल्दी आना। तो अब क्या चीज आ गया है? एक नया चीज ये। और इतना भी नहीं है, अब तो ये आ गया है, भाई जल्दी जल्दी, है ना? अभी अभी, अभी अभी, ये हो गया अभी अभी, ये लिखा है अभी अभी मैसेज में। तो पहला हो गया ओरल, हम बोल करके अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने आइडियाज को, मतलब इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को बोल कर बता सकते हैं, कम्युनिकेट करने से, लिख के। और तीसरा बताओ? ये सिंबल, संकेत से। किससे? संकेत से। तो इसको सिंबॉलिक बोल सकते हैं, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, या इसी को नॉन वर्बल बोला जाता है, नॉन वर्बल। अब संकेत में समझना कैसे। संकेत में आप इमोजी भेज दिए, अब मान लो चैटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप लिख नहीं रहे हो, तो संकेत कैसे आएगा? नहीं। एक बात बताओ, जो बोल नहीं पाते वो कैसे बात करते हैं? अभी तुम मेरा एक्सप्रेशन बताना। तो वो एक्सप्रेशन ही क्या है? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। क्या है? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। अरे समझो, क्यों बड़ा हो जाना। तो ये जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। क्या है ये? संकेतवाचक संप्रेषण। क्या है? वाचक संप्रेषण। तो भाषा का माध्यम ही, मतलब संप्रेषण का माध्यम ही क्या है? भाषा है। ठीक है, संप्रेषण का माध्यम। अब आपको ये तीनों चीज करना है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? आप ध्यान देना। अगर आपको बोलना है तो बोलने के लिए भाषा चाहिए। भाई भाषा होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ बोलोगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक, जब बच्चे सबसे पहली बार, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जब बच्चा रोता है या बच्चे के मुख से पहली बार कोई ध्वनि निकलती है, तो वो ध्वनि होती है अ की। अ अ अ अ। पहला बच्चा यही करता है। यस, सारे बच्चे। तो पहली ध्वनि जो निकलती है वो आ की निकलती है। फिर वो रोता है आ, 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 तो बड़ा आ। फिर यस, ये साइंटिफिक क्यों बना है ये 12? आ ई। वो रोता है, कभी नोटिस करना। अगर तुम बच्चे को, जो भाषाविद लोग हैं उन लोग अध्ययन किए हैं कि पहला बच्चा बोलता क्या है। हाँ, जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा। आगे समझ में? तो पहला भाषा उसका क्या निकलता है? आ। तो आपको अगर संप्रेषण करना है, तो आप अगर बोलकर करना चाहते हो, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कोई भाषा की या किसी बोली की। ठीक है, अगर वो किसी कम क्षेत्रों में है तो उसको बोली बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को अपनी जो कम्युनिकेशन करने के लिए मेरा कुछ सीमित दायरा है, वो बोली है। उसी का बड़ा रूप क्या है? भाषा है। अगर लिख के करना है तो लिपि की जरूरत पड़ती है। किसकी?
अब सवाल आता है कि लिपि क्या है। इंग्लिश में इसे स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इतना समझ में आया कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है? संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 3 तरह से किया जा सकता है। लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जिसको और तोड़ा ना जा सके, जिसे और तोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। अभी बता रहा हूं। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यह भी सवाल पूछा गया है, पीएससी में सवाल पूछा गया है, व्यापक में सवाल पूछा गया है, हिंदी में पूछा गया है, और तुमसे इंग्लिश में पूछ सकता है। पैटर्न बदल रहा है। ठीक है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या है? ये है साउंड। इसको हिंदी में ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि को तो हम लिख नहीं सकते, तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। हिंदी में ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण। और इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर। तो जब तुमसे सवाल आएगा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा हो दुनिया में, उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो अगर हिंदी में पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण, और इंग्लिश में पूछे तो लेटर। कहीं कहीं पर याद रखना ये दोनों शब्द नहीं रहेगा, तब क्या लेना है? साउंड और ध्वनि। क्योंकि भाई मान लो हम लिख रहे हैं, अगर हमको लिखना नहीं आता है तो सुनना तो आता है। और बच्चा पहले क्या बोला? अ। क्या बोला? अ। ये हमने हिंदी में लिखा, और ये हिंदी में नहीं लिखा है हमने देवनागरी में लिखा है। किस में लिखा है? देव। तो अब देखते हैं लिपि क्या होता है। लिपि क्या? वर्ण का मतलब समझ गए? वर्ण ध्वनि की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड, उसका लिखित रूप वर्ण, वो भी सबसे। अगर इसी को मैं क्या करूं? सिस्टमेटिक अरेंज कर दूं। वर्ण का मतलब आ ई हाँ। तो अगर मैं सिस्टमेटिक, वर्णमाला क्या है ये भी पूछ चुका है एसआई में, ऐसा भी प्रश्न आ चुका है। वर्णमाला क्या है? अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट क्या है? तो सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ लेटर्स, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। इसी को मैं हिंदी में क्या कर दूं? क्रमबद्ध या व्यवस्थित। सही शब्द क्या है? व्यवस्थित। व्यवस्थित या क्रमबद्ध, वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह ही क्या है? आया समझ में? अब भाई हमको लिखना है इसको, तो अब लिपि क्या है? इसी को स्क्रिप्ट बोल देता हूं। स्क्रिप्ट इंग्लिश में क्या है? स्क्रिप्ट है। तो लिखने का तरीका कि आपको लिखना कैसे है, द वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका ही क्या है? लिपि है। लिखने का तरीका ही क्या है? द वे ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग में याद रखना, जो चीज मैं बता रहा हूं वो सवाल में हमेशा आ चुका है। राइटिंग की स्पेलिंग आई है, स्पेलिंग एरर आता है ना, स्पेलिंग चेक करने का। राइटिंग में कई लोग गलत करते हैं, डबल टी मारते हैं, होता है ना। तो हाँ, नो, राइटिंग में है, रिटेन में डबल टी आएगा, लेकिन राइटिंग में एक ही टी। आज जाके चेक करो, ठीक। तो राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग। अब एक तो चीज तुमको जान करके हैरानी होगी,
भाई हम देवनागरी हमारी क्या है, लिपि है। देवनागरी लिपि के बारे में अगर हिंदी में बात की जाती है, अभी जगह नहीं बच रहा है ना, चलो इसको अलग से अलग पेज में लिख दूंगा। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अंग्रेजी की बात करूं और अरबी की बात करूं, अरबी या उर्दू समझ लो, है ना, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी का जब इतिहास पढ़ोगे ना तो संस्कृत से ब्राह्मी बना, ब्राह्मी से फिर अपभ्रंश होते 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 ये देवनागरी बना। तो हिंदी एक्चुअल में जो भाषा है वो संस्कृत से निकली है, ठीक है। और संस्कृत को भी हम कैसे लिखते थे, संस्कृत को हम कैसे लिखते थे, बाएं से दाएं की तरफ। हिंदी को भी अपन कैसे करते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, बाएं से। ये भी पूछा जा चुका है, ये भी आ चुका है सवाल कि देवनागरी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है कि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ। भाई अभी भी मैं लिख रहा हूं तो इधर। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। क्या होती है, तो जो अभी हम ए से जेड तक पढ़ते हैं वो कौन सी लिपि है, रोमन। ये भी किससे लिखी जाती है, सेम, बाएं से दाएं, बाएं से। आ रहा है समझ। अब अरबी जो है, जिसको फारसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनकी लिपि भी खुद की फारसी है और अरबी है। याद रखना, उर्दू जो भाषा है, उर्दू जो है वो अरबी और हिंदी से मिलकर के बनी है। एक्चुअल में जो उर्दू का पुराना रूप किसको बोलोगे, मतलब जो एक्चुअल में फारसी, हिंदी जो खुद की भाषा है। तुमको पता है कि जो हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये हिंदी की भाषा है ही। जो हिंदी खुद का शब्द है, ये हिंदी, ये फारसी शब्द है। जो फारस के लोग थे वो सिंधु को सिंधु नहीं बोलते थे, हिंदू बोलते थे। सिख सिंध नदी को तो हिंद नदी बोलते थे वो। और वही भाषा दिए हिंदी, वही भाषा दिए हिंदू, और वही भाषा दिए हिंदुस्तान। हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। तो जो खुद हिंदी की भाषा है, ये भी सवाल पूछा गया है, क्या हिंदी हिंदी की भाषा है? नहीं, जो हिंदी शब्द है वो हिंदी शब्द एक फारसी शब्द है। तो जो उर्दू होता है, अरबी होता है, वो कैसे लिखते हैं? दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, बाएं से दाएं। आ रहे समझ? ठीक। हिंदी में हम आ को आ लिखते हैं ऐसे, ये लिखने का तरीका है हमारा। भाई हमने सोचा हम आ ऐसा लिखेंगे। अंग्रेज लोग आए भाई, जो उनके विद्वान लोग रहे, उन लोग बोले आ को हम, ध्वनि एक ही है ना, ध्वनि नहीं बदलती। जैसे मैंने क्या कहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। तो जो बच्चा यहां भी रो रहा होगा वो आ ये कर रहा होगा, जो अंग्रेज का बच्चा होगा वो भी यही रोएगा, अ आ ई उ, ऐसे ही रोता है। यही है, यहीं से ध्वनि निकला है। आ रहा समझ में? तो अंग्रेज का भी बच्चा, तो उन लोग आ को ऐसा लिख लिए, और तुमको गजब, इन लोग कैसे लिखे? इन लोग आ को ऐसा लिखे। ये है आ है उनका, उन लोग ऐसा लिखे। भाई हम अपना हिसाब से बनाएंगे। भाई इस दुनिया में 3 रिलीजन ही आपको बहुत विशाल रूप से, अभी उन लोगों का अलग है, गुरुमुखी लिपि पंजाबियों का, उन लोग अलग तरीके से लिखते हैं। आ रहा है समझ में? तो लिपि का मतलब क्या है? लिपि का मतलब हुआ लिखने का तरीका। दूसरा चीज बहुत गजब का चला, वर्णों की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर, कि लेटर बना कैसा है, वर्णों की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स। भाई मैं आ को ऐसा भी तो लिख सकता था, आ को ऐसा भी तो लिख सकता था, लेकिन ये ला है, ठीक है। मैं बड़ा आ को ऐसा भी तो लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने बड़ा आ को ऐसा लिखा। उल्टा भी तो लिख सकते थे। तो लिपि क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ
लेटर्स। आ रहा है समझ में? और थर्ड में आता है संकेत, सिंबल, कि आ का मतलब ये किसका अच्छा तुम बताना, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या लिखा मैं, ये क्या लिखा मैं? तो तुमने संकेत से देखा कि इस अक्षर का मतलब, इसका मतलब क्या है? ए। इसका मतलब क्या है? जे। आया समझ में? तो सिंबल आया समझ में? तीन चीजें आज की क्लास में, अभी और है, ये आगे आगे चलने वाले, इसको खत्म करेंगे, ठीक है? पहला चीज, भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम, वे द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेरे को तुमको लिखना भी है, बोलना भी है, तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, तो क्या है, हम दोनों के बीच में हम बात कर सके, इसके लिए जरूरी पहला तो संकेत। संकेत से तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गए? लेकिन अगर मेरे को बोलना है तो मेरे को क्या चाहिए? भाषा चाहिए। लिखना है तो लिपि चाहिए। आगे समझ में? तो इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। इंग्लिश की लिपि क्या है? हिंदी की क्या है? देवनागरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों की लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। रोमन होगा तो वो बाएं से दाएं, हिंदी होगा तो बाएं से दाएं, ठीक है? संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? अपने विचारों का, सूचनाओं का और भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण। शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इमोशंस, इंफॉर्मेशंस एंड आइडियाज। आए समझ में? आइडिया को, इंफॉर्मेशन को और इमोशंस को, इसको अपन मेनली क्या बात करते हैं? या तो तुम कुछ सूचना देते हो किसी को, या कोई भावनाओं बताते हैं, अरे आज मैं क्लास गई थी, आज मेरे को क्लास बहुत अच्छा लगा, तुम अपनी भावनाओं को बताए, या सूचनाओं बताए, या कोई आइडिया बताते हो, सुनो ना सर ऐसा कर लेते हैं, इससे ना क्या होगा, गणेश जी का मूर्ति अच्छे से बैठेगा। तो आप क्या करते हो? या तो आप सूचनाएं देते हो, या आप अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हो, और क्या है, या फिर आप अपना आइडिया देते हो, ठीक है, विचारों का। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से। कौन कौन सा? ओरल, रिटन, सिंबल, ठीक है। लिपि क्या है? लिपि क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट क्या है? लिखने का तरीका, द वे ऑफ राइटिंग, स्ट्रक्चर्स ऑफ लेटर, और तीसरा सिंबल या सिंबल ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का क्या है? सिंबल है, सिंबल ऑफ लैंग्वेज। ये सारे के सारे सवाल आ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेजेस, साउंड। साउंड का लिखित रूप वर्ड। अभी मैं बता रहा हूं, वो अच्छा शब्द निकाल दी। वर्ड क्या है, लेटर्स क्या है, और एक और शब्द आ रहा है कैरेक्टर। हिंदी में हम बोलते हैं वर्ण क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, वाक्य क्या है। अभी आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, ठीक है? इतना तक समझ में आया? लिपि का मतलब ये समझ में आ गया। हिंदी की देवनागरी लिपि है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसका संकेत क्या है? मतलब ध्वनि का संकेत है, ठीक। अगर अभी जो अब कुछ टर्म्स को हम देखते हैं कि कहां पर क्या बोलना है। जैसे वर्ण। वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप बोल सकते हैं। सबसे छोटी इकाई का लिखित रूप। भाई सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है। अब ध्वनि को लिखना है। कई लोग आ, जैसे कई लोग आ बोले तो आ को आ लिखे, आ को आ लिखे, कई लोग ए लिखे, कई लोग ये लिखे, ठीक। तो वर्ण मतलब किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मैं अक्षर बोलूं क्या है? सोचो क्या है अक्षर? अक्षर और शब्द में ये क्या है? शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में
पहली रुकावट तक की ध्वनि अक्षर कहलाती है। अब दोनों में अंतर समझना। शब्दों के उच्चारण में प्रथम ध्वनि मतलब शब्दों के उच्चारण में जो पहला रुकावट आता है उसे ही हम अक्षर कहते हैं। समझ में नहीं आया, अब इसको ऐसे समझना। ये क्या लिखा है? पा नी, पा प्लस नी, तो पा एक अक्षर हो गया, नी एक अक्षर हो गया। ये दोनों क्या है? दो अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? अक्षर को ही इंग्लिश में कैरेक्टर्स बोलते हैं। इतने अक्षर हुए, कैरेक्टर्स। अब तुम थोड़ा सा हिंदी में खतरनाक चीज देखना। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हम 52 वर्ण मानते हैं। कितने वर्ण मानते हैं? इंग्लिश में 26 है, कम। कितने हैं? अगर अंग्रेजी की बात की जाए, अगर अंग्रेजी की भी बात की जाए, इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, तो इसमें 26 हैं ओनली लेटर्स। इसी 26 को अपन कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 52 वर्ण बोलते हैं अपन। कितने बोलते हैं? जस्ट दुगना है। तो क्यों? क्योंकि इसके नियम कानून थोड़े ज्यादा है। अब देखना, मैं क्या बोला था? वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर मैं पानी लिखूं एक्चुअल में हिंदी में, तो आधा पा प्लस बड़ा आ, ये क्या बना? पा। आधा न और बड़ी ई, ये क्या बना? नी। पा नी। तो देखो ये पानी जो शब्द है, क्या है? पानी जो शब्द है, ये आया चुका है सवाल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं ये बताओ। मैं सवाल क्या पूछा? कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण? कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 वर्ण कितने हैं? अब मैं पूछूंगा अक्षर कितने हैं? अक्षर कितने हैं? अब समझ में आया अक्षर और वर्ण में अंतर। तो शब्दों के उच्चारण में पहली रुकावट, जैसे अब अपन इसको पा तो नहीं बोल सकते, पा नी, तो शब्द कहां पर आकर के रुका? पा नी। ऐसा ही जो छ होता है, ये एक अक्षर है। त्रा होता है, ये एक अक्षर है। ये क्या है? एक अक्षर है। ग्या एक अक्षर है। लेकिन अगर मैं बोलूं आ एक अक्षर है क्या? ये क्या है? अक्षर है क्या? नहीं, ये वर्ण है। ये क्या है? वर्ण। आया समझ में? लेकिन अंग्रेजी में ये झंझट नहीं है। अंग्रेजी में इस तरह का कोई झंझट नहीं रहता है, इसलिए यहां अक्षर को भी कैरेक्टर्स बोलते हैं। और कैरेक्टर और लेटर में कोई डिफरेंस नहीं, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक। अगर अंग्रेजी, क्योंकि अपन अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अब ये अंग्रेजी शुरू होगी, तो अंग्रेजी में जो अंग्रेजी अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें भी सवाल पूछा गया है। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। ए से शुरू होता है, जेड में खत्म होता है। ए से शुरू होके जेड में खत्म होता है। कितने वोवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं? स्वर को वोवेल्स बोलते हैं, ठीक है, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन, 5 हो गए इसके स्वर और ये 21 हो गए व्यंजन। ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सवाल पूछा गया था एसएससी में, वो पूछा था सेमी वोवेल किसे कहा जाता है। मतलब है तो वो कॉन्सोनेंट, लेकिन उसको वोवेल भी माना जाता है। कौन है ऐसा? वाई। इसको हमेशा इंपॉर्टेंट करके रखना।
ठीक है तो ये कॉन्सोनेंट। स्वर जो है मतलब जो वोवेल्स हैं 5 हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। वाई है क्या कहीं पे? नहीं। ए ई आई ओ को छोड़ के बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन एक जो सवाल पूछा जाता है कि वो कॉन्सोनेंट होते हुए भी वोवेल्स की भूमिका कहीं कहीं पे निभाता है, सेमी वोवेल्स किसे कहा जाता है? तो वाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वाई को कहा जाता है। ठीक। अगर मैं बोलूं कि ये वोवेल्स मतलब स्वर और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट क्या है, क्यों इसको अलग अलग किए, बता सकते हो? देखो बताता हूं क्यों। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? आ ई उ ऋ, ए ओ औ, बस। अम और आहा को वो माना जाता है, इनको हाँ अनुस्वार माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु जो है, ये बिंदु वाले को अलग कर दिया गया है। ठीक, ऐसा माना जाता है। जब स्वर को भी अपन पढ़ेंगे हिंदी में तो उसके भी मूल स्वर आते हैं। मूल स्वर अ ई उ, ये 3 वर्ण से ही मिलकर के बाकी सब वर्ण मिले हैं। पता है तुमको? बताता हूं। आ प्लस आ क्या बना? हा बना। ई प्लस ई मिलके क्या बने? ई बने। उ प्लस उ मिलकर के क्या बना? बड़ा उ बन गया। उ प्लस उ मिलकर के क्या बन गया? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई शब्द का, किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए स्वर की जरूरत पड़ रही हो तो उसे व्यंजन कहते हैं। इसको ऐसा समझ लो कि स्वर का मतलब होता है कि हमको किसी दूसरे अल्फाबेट्स की या किसी दूसरे लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन व्यंजन के प्रोनाउंसिएशन के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। बताता हूं कैसे। ये क्या लिखा है? क। क्या लिखा है? इसका मैं बोलूं कि संधि विच्छेद करो तो ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? मतलब तुमको का बोलने के लिए भी आ की जरूरत पड़ रही है, स्वर की जरूरत पड़ रही है। तो जब किसी वर्ण के उच्चारण में तुम्हें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत पड़े तो उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो मूल है, जो स्वतंत्र है अपने आप में, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आ ई उ, इसे क्या कहते हैं? स्वर। अब इन्हीं से जो शब्द बना है, इन्हीं से मिलकर के जो बना है, तो ये भी स्वर ही है। तो स्वर को भी जब हिंदी पढ़ेंगे तो अलग अलग बांटा गया है। संधि स्वर है ना, मूल स्वर, उच्चारण के लिए स्वर, अनुस्वार, ये सब बांटा जाता है। अंग्रेजी में बहुत सिंपल है, सिंपल शॉर्टकट। कितने वर्ड हैं अल्फाबेट्स में? 26। कितने वोवेल्स? कॉन्सोनेंट कितने? सेमी वोवेल्स कौन सा है? ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं कि अपन वो जो शब्द आ रहा था, हमने पढ़ा पहले लेटर से क्या बना? वर्ड। लेटर से ही क्या बना? वर्ड। मतलब अपन इसको हिंदी में बोले वर्ण से ही बने शब्द। वर्ण से ही, आ एक वर्ण है, जा एक वर्ण है, या एक वर्ण है, ये तीनों मिलकर के क्या बन गए? अजया। एक शब्द समझ में आ रहा है? तो शब्द को ही इंग्लिश में क्या बोले? अब शब्दों का समूह या तो ग्रुप, इनका यही क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्या कहलाएगा? शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और शब्दों के समूह को ही ये नहीं कहते। अच्छा एक बात बताना, राम
आ पा नहीं, पानी राम पिया, था पानी राम पिया। आ रहे क्या कुछ? सार्थक समूह को मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, सेंटेंस। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, आया समझ में? इसका मीनिंगफुल क्या होगा? राम पानी पिया था, ये मीनिंगफुल सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस के हर एक पार्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आया समझ में? एक वाक्य है, ये एक वाक्य है। क्या है ये वाक्य है, और इस वाक्य के हर एक हिंदी में इसे पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। अभी ये शब्द है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक बैठा दो तब ये पद बन जाता है। ठीक, इसे ही कहते हैं, अगर इंग्लिश में बात करो तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई। अब एक्चुअल में हम इंग्लिश के ग्रामर में आ रहे हैं। हम ये समझ गए लैंग्वेज क्या है, हम ये समझ गए कम्युनिकेशन क्या है, हम ये समझ गए कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसमें 26 वर्ड है। क्या है? 26 वो लेटर्स हैं, इसमें से 5 वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है, एक सेमी वोवेल्स। इतना आ रहा है समझ में? और अब कल से हम एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। 8 पार्ट। एक इंग्लिश के सेंटेंस में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने पार्ट हो सकते हैं उसके, इसी में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, है ना। ये सब जितने 8 पार्ट है ये पढ़ेंगे कल से। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन? शुरुआत से देख लें एक बार। शुरुआत में अपन क्या देखें? अपन ये देखें कि भाषा क्या है। क्या है? भाषा क्या है? तो भाई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? ओरल, रिटन और सिंबॉलिक। अपन इशारों से भी बातें कर सकते हैं। तो वैसे बातें तो आंखों से हो जाती है, ठीक है, तो वो आंखें भी क्या है? वो सिंबल है, ठीक है। इसके बाद क्या है? संप्रेषण के कितने तरीके थे? तो 3 तरीके हो गए। लिपि क्या होता है ये जान गए, ठीक है। लिपि के बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड, साउंड का ही लिखित रूप, ठीक है। तो दोनों बोलना, साउंड एंड लेटर्स, साउंड एंड लेटर्स। भाषा के बाद में फिर मैं थोड़ा लिपि के बारे में समझाया। बाएं से दाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं कौन सा लिखा जाता है? उर्दू या अरबी या फारसी। जितने भी मुस्लिम्स लोगों का ये जो समूह है, उन लोगों ने अपना खुद का विकसित किया। देखो उस समय भी उनके यहाँ भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है? सबसे ज्यादा देश किसके हैं? क्रिश्चियन के हैं। क्रिश्चियन के बाद में फिर मुस्लिम्स के हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के लोग ज्यादा है। तो उसके बाद कौन से हैं? उर्दू। आ रहा है समझ में? खैर हिंदी भाषा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन सोचो उनका एक अलग सिस्टम चल रहा है, ठीक। तो ये आ को हम ऐसे लिख लिए, आ ध्वनि को। आप समझना, आप कभी किसी बच्चे को देखना वो कैसा होता है, पहले आ से शुरू करता है, फिर बड़ा आ करता है, फिर ई, फिर ई। तो वही अरेंजमेंट बनाया गया है हिंदी में, वही संस्कृत में भी आया, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े अपन? इसके बाद पढ़े वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है, और लास्ट में हम ये देखें कि इंग्लिश के कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट है। और अब तुमसे कभी कोई पूछेगा कि कॉन्सोनेंट और वोवेल में अंतर बताओगे, बता दोगे? क्या अंतर बताओगे? वो है जो जिससे हम
जो फ्री हैं, प्रोनाउंसिएशन में जो फ्री हैं, उसके लिए किसी दूसरे लेटर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन के लिए हमको वोवेल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन कल पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। समझ में आया? एक एक चीज समझ में आया? अब बता लोगे?